हेलो नमस्कार, का हाल बा? सब ठीक बानू? आज हमारे साथ मनीष कुमार कर्ण जी हैं, जो कि बिहार के समस्तीपुर से हैं और ये भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत हैं अपने होम रीजन में। इसके पहले ये जीएसटी इंस्पेक्टर थे, वो भी अपने होम रीजन में। और इनके बारे में समझेंगे कि ये जीएसटी इंस्पेक्टर छोड़ के जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर क्यों ज्वाइन किया। इसके अलावा इनकी तैयारी कैसी थी, इनकी जर्नी कैसी थी, और बाकी के जो डाउट्स लोग पूछते रहते हैं कि मतलब कैसे तैयारी करें, कौन से बुक्स और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, पूरे विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पूरे वीडियो को देखिए और ध्यान से जो है। मनीष जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, तो सबसे पहले बताइए कि आप जो है आपका इंटरमीडिएट कब हुआ? 2016 में। 2016 में इंटरमीडिएट हुआ और बेसिकली उसी समय से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने लगे, या फिर थोड़ा सा ब्रेक वगैरह लिया, या कोई चीज और एक्सप्लोर किया था आपने? नहीं, उसके बाद तो ग्रेजुएशन ही चल रहा था। ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में जाके थोड़ा बहुत प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे। अच्छा, मतलब और बाकी जो है जैसे स्कूलिंग वगैरह जब आप किए 10th इंटरमीडिएट, उस समय आपकी जो तैयारी थी वो कैसी थी? उस समय बढ़िया ही तैयारी चल रहा था, स्कूलिंग बढ़िया हुआ था। अच्छा, मतलब बचपन से ही आप होनहार बालक थे, इस तरीके का बोला जा सकता है? कर सकते हैं। अच्छा, फिर आप जो है मतलब जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने लगा तो उसके बाद आप किस चीज की तैयारी पे ज्यादा फोकस किए हुए थे? नहीं, जब ग्रेजुएशन में प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे तो एक्चुअली रेलवे का प्रिपरेशन करते थे। मतलब हमारे साइड रेलवे का ही उस वक्त सीनियर्स लोग किया करते थे प्रिपरेशन, तो हम भी रेलवे का ही शुरू किए थे। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था, एनटीपीसी का एग्जाम का डेट डिक्लेयर नहीं हो रहा था, तो उस वजह से मूव करना पड़ गया। उस वजह से आप सीजीएल की तरफ या एसएससी की तरफ आप स्विच कर गए। मतलब बेसिकली कहा जाए तो यू हैव टर्न चैलेंज इनटू अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एक तरफ आप सीजीएल की तैयारी कर नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ अचानक से जब एग्जाम हो नहीं रहा है और यहाँ देख रहे हैं कि सीजीएल 17 हो गया, 18 हो गया, 19 आ रहा है, तो आप जो भी था उस समय उसमें आप स्विच कर गए। हाँ। तो पहला जो एसएससी के क्षेत्र में था वो कौन सा एग्जाम आपने दिया था? मैंने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 दिया था। उसके थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था लैब असिस्टेंट के पोस्ट पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, लखनऊ में आपकी पोस्टिंग हुई थी। और सीजीएल का पहला एग्जाम कौन सा था आपका? सीजीएल 2019। 2019 में आपका क्या स्कोर रहा? थोड़ा उसको एलोबरेट कीजिएगा, कैसे तैयारी किए? सीजीएल 19 के टाइम में क्या हुआ था, एक्चुअली एनटीपीसी से मूव किए थे, तो कुछ एसएससी का कुछ भी प्रिपरेशन नहीं था उस वक्त। तो ज्यादा कुछ समय तो था नहीं, उसका प्री होने वाला था आई थिंक मार्च में, तो 1-1.5 महीना का ही टाइम बचा हुआ था। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मॉक्स ही लगा पाए थे, क्योंकि उतना पढ़ने का कुछ समय बचा नहीं था उसमें। ज्यादा कुछ पढ़ भी नहीं सकते, लास्ट में क्या ही कर लेते हैं। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉक्स लगाया था, अराउंड 30 मॉक्स लगाए थे प्री के, और बस उतने में मेरा प्री हो गया था। बहुत ज्यादा नंबर से नहीं हुआ था, लेकिन ठीक ठाक मार्क्स से हो गया था। उसके बाद एक्चुअली कोविड आ गया, जिसमें मेंस में काफी कोविड मदद किया और उसमें काफी समय मिल गया मुझे प्रिपरेशन करने का। तो मतलब जो कोरोना काल था उसका आपने, जैसे मोदी जी ने भी कहा था कि आपदा को अवसर में बदलिए। हाँ, तो उसको आपने, मतलब लॉकडाउन लग चुका है, बाहर निकल नहीं रहे हैं, तो उस समय आपने जो है अपने प्रिपरेशन को बढ़ाया, प्रगाढ़ किया, तो ये काम आपने किया। तो फाइनली आपका सीजीएल 19 में कैसा स्कोर रहा? सीजीएल 19 में मेरा टोटल स्कोर 625 के अराउंड था, और हो नहीं पाया था लगभग शायद 1-2 मार्क्स से ही, क्योंकि यूआर कैटेगरी में आई थिंक 626 या 627 के अराउंड कट ऑफ गया था। अच्छा, एक तो सीजीएल 19 में आपने बहुत मेहनत किया था और आपको जो है सफलता मिली नहीं। फिर सीजीएल 20 के बारे में जो है आपको कौन सा पोस्ट मिला था 20 से? सीजीएल 20 में मुझे जूनियर अकाउंटेंट मिला था। वो कितने ग्रेड पे का होता है? 2800 ग्रेड पे का होता है। और उस समय आप लैब टेक्नीशियन वाला, लैब असिस्टेंट वाला पोस्ट ज्वाइन कर चुके थे? हाँ, ज्वाइन कर चुके थे लखनऊ में। अच्छा, तो इसको आपने ज्वाइन किया या नहीं उसके बाद? हाँ, इसको भी ज्वाइन किया था मैंने। ये मिला था मुझे पंजाब में, कपूरथला पंजाब में, तो मैंने उसे भी जाके ज्वाइन किया था। अच्छा, मतलब लखनऊ से आप फिर पंजाब चले गए और आपकी तैयारी चलती रही? हाँ, बिल्कुल। फिर सीजीएल 21 का जो है वो कैसा रहा? सीजीएल 21 में काफी अच्छा स्कोर रहा और मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर मिल गया होम स्टेट में। जीएसटी इंस्पेक्टर होम स्टेट मिल गया आपको। और उसके मतलब ये था कि आप जो है मतलब देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के पहले आप तैयारी शुरू किए। आपको एनटीपीसी जो है मतलब उस समय वैकेंसी आई लेकिन एग्जाम नहीं हो रहा था, फिर आप एसएससी की तरफ स्विच किए, फिर आपको कुछ असफलताएं मिली। फिर उसके बाद जब आप तैयारी शुरू हुई तो सीजीएल 19 भी निकला। 19 नहीं निकला, बेसिकली 19 जो है नहीं निकला था, लेकिन आपने बहुत मेहनत किया था। वहीं पे अपना जो है जो लॉकडाउन वाला समय था अपना पूरा यूटिलाइज किया था। सीजीएल 20 और उसका 21 और फिर सीजीएल 22 से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर
और सबसे बड़ी बात है कि इनको जो है दोनों होम स्टेट में मिला था। फिर भी आपने जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को ही क्यों प्रीफर किया जीएसटी इंस्पेक्टर के ऊपर? नहीं, क्योंकि वो होता है ना, शुरुआत में जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपके मन में एक कोई ना कोई पोस्ट होता है जिसके लिए आप प्रिपरेशन करते हैं। तो एक्चुअली 2021 में भी अच्छा स्कोर था मेरा, लेकिन अगर उसमें मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑप्ट करता तो मुझे कोलकाता रीजन मिलता। लेकिन आपको होम रीजन, लेकिन होम स्टेट चाहिए था, क्योंकि मैं ऑलरेडी जैसे कि पहले तो लखनऊ मिला था और फिर उसके बाद मैं पंजाब चला गया था। हाँ। तो अब होम स्टेट आने का था मुझे, मतलब मन में था कि होम स्टेट जाना है। तो इसीलिए बस मैंने इनकम टैक्स को छोड़ के जीएसटी ऑप्ट कर लिया, क्योंकि मुझे पता था जीएसटी होम स्टेट में मिल जाएगा। हाँ, ये चीज है, जीएसटी में सीट जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के कंपेयर में ज्यादा होता है, तो इसलिए जो है पॉसिबिलिटी होती है। अच्छा, वर्क इन्वायरमेंट के बारे में आप क्या बताएंगे कि जीएसटी इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के वर्क इन्वायरमेंट, वर्क कल्चर में क्या अंतर है? ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही अंतर है एक्चुअली। जैसे कि मैं एक्चुअली जीएसटी में रेंज में पोस्टेड था, तो उसके वर्क कल्चर में क्या था, एक सुपरिंटेंडेंट होता, एक इंस्पेक्टर होता। रेंज में बस 2 ही लोग पोस्टेड होते हैं, तो लगभग मान लीजिए सारा काम इंस्पेक्टर को ही करना पड़ जाता है और आपके पास कोई नीचे जूनियर नहीं होता है जिससे कि काम में मदद मिल सके। लेकिन ऐसा इनकम टैक्स में नहीं होता। इनकम टैक्स में आप अगर वार्ड में भी पोस्टेड हैं तो आप जैसे कि हेड तो आईटीओ होते हैं, उसके बाद एक इंस्पेक्टर, फिर एसटीए और फिर टीए। मतलब ओवरऑल वर्क एक्सपीरियंस आपका इनकम टैक्स में अच्छा रहा है कंपेयर टू बिल्कुल। जीएसटी इंस्पेक्टर। बिल्कुल। चलिए, तो ये रहा। अब थोड़ा सा हम आपके बुक्स, स्ट्रेटजी और रिसोर्सेज के बारे में चर्चा करेंगे कि आप सीजीएल की तैयारी के दौरान जो है, मतलब पहले आप उसके पहले एनटीपीसी में थे, मतलब एनटीपीसी की तैयारी कर रहे थे, तो आप उस समय जो है मैथ का आपका लेवल कैसा था, इंटरमीडिएट में कैसा था, और सीजीएल के लिए कौन कौन सा बुक और रिसोर्सेज, एनटीपीसी के लिए क्या किया, थोड़ा सा बताइएगा विस्तार से। एक्चुअली मैथ्स मेरा पहले से ही बढ़िया ही था, लेकिन रेलवे के प्रिपरेशन में या रेलवे के एग्जाम्स में उस लेवल का मैथ पूछा नहीं जाता था। तो जब मैंने मूव किया था एसएससी की ओर, तो सीजीएल में एक्चुअली काफी अच्छे लेवल का मैथ्स पूछा जाता था उस वक्त, क्योंकि मेंस में 100 क्वेश्चंस आते थे। हाँ, और उस समय 200 में 200 लाने का होड़ भी मचा रहता था। बिल्कुल। लेकिन मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट काफी बढ़िया था, तो मैंने फिर प्रिपरेशन अलग दोबारा स्टार्ट करनी पड़ी, एक तरह से आप ऐसा कह सकते, क्योंकि पहले वैसा कुछ जरूरत नहीं था, बाद में काफी कुछ करना पड़ गया। तो कोविड टाइम में मैंने एक्चुअली सारा मैथ्स का प्रिपरेशन मैंने किया था। तो कोविड टाइम में आपने मतलब मैथ के बारे में सोचा और मतलब कि एसएससी की तैयारी में और आगे लेवल तक जाना है, तो कौन से टीचर को आपने फॉलो किया था? मैंने मेनली अभिनय शर्मा को फॉलो किया है। उनके मैथ्स चैनल पे एक 88 डेज वीडियो कोर्स था, जिसको मैंने कई बार किया है। एक्चुअली वो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, अभी भी अवेलेबल है और काफी हेल्पफुल है। हाँ, उनका 88 डेज मेंस वीडियो करके होगा। और इसके अलावा मैंने आभास सैनी सर को फॉलो किया था, वो उनका शॉर्ट्स आता है, जो कि काफी हेल्पफुल रहता है। अगर कुछ भी नया प्रकार का क्वेश्चन आ गया तो वो तुरंत वहां पे अपलोड कर देते हैं, तो आप डायरेक्ट जो भी नया कुछ क्वेश्चन अगर पूछा गया है किसी एग्जाम्स में, नए एग्जाम्स में, तो वो तुरंत उसका सॉल्यूशन अच्छे तरीके से शॉर्ट में बता देते हैं। तो मतलब वही वर्बल मैथ बाई आवाज सैनी करके जो सर आते हैं, बहुत ही उनका मतलब बेसिकली इस तरीके से, मतलब एनटीपीसी का किया था तो थोड़ा बहुत तो था ही लेवल। अब आप अपर लेवल, मेंस लेवल के लिए जो है आपने इस तरीके से किया था। इंस्पेक्टर मिला था तो उस समय आपका जो है मैथ में कितने नंबर थे सीजीएल 21 में? सीजीएल 21 में मैंने 97 अटेम्प्ट किया था और वो सारे करेक्ट थे, तो 194 स्कोर था। तब तो काफी अच्छा स्कोर कहा जाएगा। इसके अलावा जो है सीजीएल 22 में मैथ तो उतना मैंने रखा नहीं, क्योंकि 30 ही क्वेश्चन आ गए थे। तो उस समय कितने सही हुए थे लगभग? उसमें मैंने 29 ही अटेम्प्ट किया था और 29 सही थे। चलिए, बढ़िया है। फिर अभी जो है सबसे मेन है इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में आप बता रहे हैं कि आपको जो है उतना इंटरेस्ट था नहीं, फिर इंग्लिश का कैसे आपने किया? नहीं, मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन एक्चुअली बिहार बोर्ड होने की वजह से इंग्लिश से कोई वैसा कुछ टच नहीं था मेरा पढ़ाई में। तो फिर अब एसएससी की ओर जब आए तो इंग्लिश पढ़ना पड़ा एक्चुअली। हालांकि मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने कुछ ग्रामर के बुक्स हो गए या फिर एमबी पब्लिकेशन की बुक आती थी, उससे वोकेबलरी करना, या फिर एक एसटी बक्सी की बुक आती है। मैंने इन सब चीजों से ही अपनी इंग्लिश की सारी प्रिपरेशन की है। तो मतलब आपने बेसिकली एमबी पब्लिकेशन कितनी बार बनाया होगा? एमबी पब्लिकेशन लगभग 4-5 बार तो किया होगा। मतलब पूरा? हाँ, पूरा। मतलब बेसिकली आपने बहुत ही अच्छे लेवल की प्रैक्टिस की है, ज्यादा रिसोर्सेज ना ध्यान देते हुए, मतलब जो आपके पास है उसी को बढ़िया से 2-3 बार कीजिए,
इसके अलावा ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश किया, और बेसिक ग्रामर आपने कहाँ से पढ़ा था? वो एक मैंने फॉलो किया था, परफेक्ट पब्लिकेशन की एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की जो किताब आती हाँ, है। एक परफेक्ट, इतना ही याद है, परफेक्ट Competitive पब्लिकेशन की एक ग्रामर की बुक आती है, मैंने ग्रामर वहीं से किया था। अच्छा, मतलब ये रहा आपका इंग्लिश का रिसोर्सेज। और मतलब वो क्या याद करने में दिक्कत नहीं होती थी? बिहार बोर्ड से थे आप, तो कैसे किए फिर? नहीं, एमबी में इतना बढ़िया से दिया हुआ है, वही OWS IP वगैरह, तो वो धीरे धीरे, हालांकि शुरुआत धीरे धीरे ही करते हैं, लेकिन उससे हो गया था। बाकी कुछ जो था वो SP बख्शी से मैंने किया था, उसमें वोकैब सेक्शन है, उससे किया था मैंने। चलिए, ये भी बढ़िया है। इसके अलावा जीके जीएस के बारे में थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी बताइएगा। जीके जीएस आपने कैसे किया था? पहले तो जीके जीएस उतना मायने नहीं रखता था, क्योंकि प्री निकल गया, मायने उस समय भी था, लेकिन अब थोड़ा लेवल उसका मतलब ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब मेंस में भी जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जीएस के लिए आपने कैसे किया था? जीएस के लिए एक्चुअली जब रेलवे का प्रिपरेशन करते थे, तो ही जो जीके मैंने पढ़ा था वही सीजीएल वाले एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल रहा। मतलब यही है कि जो रेलवे की तैयारी करते हैं उनका जीके जीएस तो पहले ही रखते रहते हैं, उसमें तो जीके प्रीवियस जीएस ईयर का रख ही रहे रोल हैं। है। हाँ, तो इसलिए आपका जीके पहले से ही ठीक ठाक था, मतलब सीजीएल में स्विच करने के पहले ही। फिर भी आपने कौन कौन से बुक और रिसोर्सेज यूज किए? कोई टीचर? नहीं, टीचर तो नहीं, लेकिन उसमें मेनली एक लूसेंट का बुक आता है, और बाकी मैंने प्रीवियस ईयर्स पे काफी फोकस रखा है। पर जब रेलवे का करता था तो रेलवे के सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर, और जब एसएससी पे मूव किया तो फिर एसएससी के एग्जाम्स का, एलडीसी हो गया, सीजीएल हो गया, इन सब जो भी एग्जाम होते हैं सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने। ये भी मतलब आपने जो है प्रीवियस ईयर पे अच्छी खासी कमांड, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मैथ पे, इंग्लिश पे एमबी पब्लिकेशन, उसी तरह जीएस पे भी आपने प्रीवियस ईयर में पूरा कमांड बनाया हुआ था। रीजनिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए कि रीजनिंग का तैयारी आपने कैसे किया था? नहीं, रीजनिंग का तो कोई प्रिपरेशन मेरे हिसाब से होता ही नहीं है। आप मॉक्स लगाते जाते हैं, वो ऑटोमेटिक इम्प्रूव होता है, वो तो बस मेंटल एबिलिटी। वो तो ठीक है, लेकिन जैसे कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह भी तो आपने कहीं से गेन किए होंगे शुरू में। नहीं, एक दो जैसे चैप्टर होता है, मान लेते हैं कैलेंडर का चैप्टर, तो वो आप जाइए यूट्यूब पे सर्च मार लीजिए, आपको मिल जाएगा। हाँ। कोई भी लेक्चर 30 मिनट 35 मिनट वो देख लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मॉक जो है ये एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो मॉक आपने जो है ये सीजीएल जो भी आपने दिए, उसमें मॉक कैसे मतलब लगाया आपने? कितने कितने मॉक लगभग लगाए होंगे? कौन कौन से पब्लिकेशन के लगाए होंगे? मैं सारा मॉक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही लगाता था, और लगभग, अब काउंटिंग तो अभी फिलहाल याद नहीं है, लेकिन मैंने काफी मॉक्स लगाए हैं। मतलब कौन कौन से पब्लिकेशन के मॉक आपने, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया या कोई और पब्लिकेशन? हाँ, मैंने टेक्स्ट बुक का लगाया है, ओलिव का लगाया है, और एक रेमो मैथ्स का भी आया करता था। अब मॉक एग्जामो ऐप है, मतलब रेमो सर का भी एक आता था, रेमो सर पहले आता था। हाँ, मैंने वहां पे मॉक्स लगाए हैं, मेंस के ज्यादातर। चलिए, बहुत ही अच्छा आपके साथ ये अभी तक इंटरव्यू रहा। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब क्वेश्चन है, कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि आपको जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना अच्छा लगा, मतलब आपका ड्रीम था कि आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। जीएसटी इंस्पेक्टर छोड़ के आपने इनकम टैक्स ज्वाइन किया, तो इसके पीछे जो है क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते थे? जैसा कि उस समय आप बताए थे कि वर्क कल्चर जो है यहाँ का आपको अच्छा लगा, कि वहाँ सुपरिटेंडेंट और इंस्पेक्टर के नीचे कोई था नहीं, और यहाँ पे जो है मतलब और भी लोग आपके साथ सहयोगी रहते हैं। तो इसके अलावा भी और कुछ था रीजन? ऑफ कोर्स प्रमोशनल एस्पेक्ट इसमें उससे तो काफी बेहतर है। मतलब ऐसा सुनने में आता है कि जीएसटी इंस्पेक्टर के कंपेयर में यहाँ पे प्रमोशनल एस्पेक्ट अच्छा है। इसके अलावा दूसरे और भी रीजन हो सकता है, जैसे कि आप जीएसटी इंस्पेक्टर बोलिएगा तो एक आम पब्लिक के रूप में, मतलब जैसे कोई जैसे दुकानदार है तो वहां पे चलिए ठीक है जीएसटी इंस्पेक्टर है, लेकिन कोई अगर बड़े मतलब पैसे वाले हैं उनके सामने अगर बोल दीजिए कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, एक को बोल दीजिए जीएसटी इंस्पेक्टर है, मतलब जो बिजनेस एरिया से रिलेटेड, जो बिजनेस का क्षेत्र है उससे रिलेटेड लोग ही समझेंगे कि जीएसटी इंस्पेक्टर हैं। लेकिन इनकम टैक्स कहने पे जो है एक सभी लोग जो है एक उसमें आ जाते हैं उस क्राइटेरिया में। लेकिन ऐसे तो अब डिपार्टमेंट में काफी चेंजिंग आया है, तो ये सब एस्पेक्ट्स उतना मायने नहीं रखता। फिर भी जो है आपका एक अंदर से मन था कि आपको जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, ये सबसे बड़ा ठोस रीजन रहा कि आपको लेना है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो अभी आप थोड़ा सा यहाँ ये बताइए कि जैसे डिस्ट्रैक्शन, जब लोग तैयारी करते हैं तो अलग अलग दिमाग में आता है कि एसएससी नहीं होगा, कोई छोटा मतलब बिहार पुलिस भर दिया या कुछ भर दिए कि मैं तो छोटे जगह से हूं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे एसएससी सीजीएल क्रैक कर सकते हैं? मैं सभी तैयारी करने वाले छात्रों से यही कहना चाहूंगा, आप जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं
खुद में ईमानदारी रह के काफी मेहनत कीजिए। शुरुआत में सबको डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी वो डर खत्म होता जाएगा, मतलब और अंत में आपको सफलता मिल ही जाएगी। मतलब बेसिकली कहें तो एक कहावत है कि हमेशा कभी कभी ऐसा होता है कि सफलता 13वीं सीढ़ी पे है। बहुत लोग 10वीं सीढ़ी से रिटर्न हो जाते हैं, कुछ लोग 12वीं सीढ़ी से रिटर्न हो जाते हैं। जो लगे रहेंगे उन्हें उन सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल। और दूसरा जो है, कभी मतलब डरना नहीं चाहिए।